सोफिया ख्यालात में खोई हुई आबादी से काफ़ी दूर निकल आई और फिर एक जगह इसे रुकना पड़ा। यहाँ एक फ़ौजी जीप खड़ी थी। इसमें एक लेफ्टिनेंट और दो मामूली फ़ौजी सिपाही थे। सोफिया कार का इंजन बंद करके नीचे उतर आई। इसने अचानक फ़ैसला किया था कि वो कुछ देर इस लेफ्टिनेंट से बातें करेगी। इसे अपने अखबार के लिए कुछ मवाद भी तो जमा करना था। आप कहाँ जा रही हैं? लेफ्टिनेंट ने इसे शक की नज़र से देखते हुए सवाल किया। जवाब में सोफिया ने कुछ कहे बगैर अपने कागजात लेफ्टिनेंट को दिखा दिए। इन्हें देखते ही इसका रवैया बदल गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ खातून, अब आप जा सकती हैं। दरअसल मैं आपको मुकामी समझा था और मुकामी लोगों पर हमें गहरी नज़र रखना पड़ रही है। फ़ौज की नरम पॉलिसी से ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ ऑफिसर, सोफिया ने जवाब में कहा। इन्हीं लोगों की वजह से गिरिलों को उभरने का मौका मिल गया है। सर, एक टैक्सी आ रही है, मन जीप में बैठे हुए सिपाहियों में से एक बुलंद आवाज़ में बोला। लेफ्टिनेंट ने पलट कर देखा। इसके साथ ही सोफिया की नज़र भी मुखालिफ सिमत में आती हुई एक टैक्सी पर जम गई। टैक्सी रुकवा ली गई। एक बड़ा सूटकेस इसकी छत पर रखा हुआ था। सोफिया टैक्सी के करीब नहीं गई। वो अपनी कार से टेक लगाए इसकी तरफ देखती रही। टैक्सी से उतरने वाली एक लड़की थी। इसने शलवार पर लंबा सा कोट पहन रखा था। सुर्ख रंग के स्कार्फ में इसके चेहरे पर बड़ी मासूमियत नज़र आ रही थी। इसकी उम्र के बारे में 22-24 साल का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वो लेफ्टिनेंट के किसी सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन दरमियानी फासला इतना था कि सोफिया इसकी आवाज़ सुन नहीं सकी। थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट ने इसे जाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त देने से पहले इसने टैक्सी की तलाशी भी ली थी। फिर वो सोफिया की तरफ पलटा। तलाशी इससे लेना पड़ती है कि ग्रिलों के लिए असलहा इधर से ही ले जाया जा रहा है, लेफ्टिनेंट ने जवाब दिया। सोफिया की नज़र दौड़ती हुई टैक्सी पर जमी हुई थी। गालबन ये लड़की मकामी होगी, सोफिया ने पूछा। जी हाँ, रंगनगर में अपने किसी अजीज़ से मिलने आई है। सोफिया चंद मिनट और रुकने के बाद वापस होटल की तरफ रवाना हो गई। इन चंद मिनटों में इसने लेफ्टिनेंट से कुछ मालूमात हासिल कर ली थी। अब वो वादी में हंगामों के बारे में एक अच्छा खासा मजमून तैयार कर सकती थी। सोफिया ने सोचा कि वो ये काम आज ही कर डालेगी और कल सुबह वो मजमून अपने अखबार के पते पर रवाना कर देगी। होटल पर पहुंचकर सोफिया ने कार गैराज में खड़ी की और उंगली में चाबी घुमाती हुई होटल में दाखिल हुई। हॉल में कदम रखा ही था कि वो चौंक पड़ी। एक मेज़ पर राजन नजर आया, लेकिन सोफिया इस लड़की को देखकर चौंकी थी जो राजन के साथ बैठी थी। ये वही सुर्ख स्कार्फ वाली लड़की थी जिसकी टैक्सी लेफ्टिनेंट ने रोकी थी। राजन ने सोफिया को देख लिया और इस अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी जैसे इसे अपनी मेज़ पर आने की दावत दे रहा हो। सोफिया मुस्कुराती हुई आगे बढ़ने लगी। अब इस लड़की ने भी इसे देख लिया था। इसे देखते लड़की का मुंह थोड़ा सा खुल गया। गालबन ये हैरत की अलामत थी। तशरीफ़ रखिए, राजन ने सोफिया से कहा, और इनसे मिलके। ये एक मेरी अजीज़ा है, मुझसे मिलने काफ़ी दूर से यहाँ आई हैं, मिस शैनिला। इनसे मिलो मिस शैनिला। ये मिस निगार हैं, मेरी एक नई लेकिन बहुत अच्छी दोस्त। आपसे मिलकर खुशी हुई। शैनिला ने सोफिया से मुसाफिया करते हुए मुस्कुरा कर कहा। गालबन हम थोड़ी ही देर कबल एक दूसरे को देख चुके हैं। अच्छा? राजन के लहजे में हैरत थी। ये वाक़या कहाँ पेश आ गया था? रंगनगर के पहले मोड़ के करीब जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, शैनिला ने कहा। मैं अभी तुम्हें बता चुकी हूँ कि एक फ़ौजी अफीसर ने मुझे रोककर टैक्सी की तलाशी ली थी। मुझे भी तलाशी के लिए ही रोका गया था, तमसीला ने मुस्कुरा कर कहा। मुझसे अनगिनत सवाल भी किए गए थे। बदक तमाम छुटकारा नसीब हुआ। सोफिया ने खामोश होकर ठंडा सांस लिया और फिर कहने लगी, अब तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन आप इतनी दूर क्यों चली गई थी? राजन ने कहा। बस यूं ही फिरती फिराती इधर निकल गई थी। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। फिर कुछ देर तक मौसम की ही बातें होती रहीं। अचानक सोफिया ने महसूस किया कि वो दोनों इसकी वजह से अपने जहन पर भार महसूस कर रहे हैं। गालबन इसकी वजह से आपस में खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। ये महसूस करते ही सोफिया इजाज़त लेकर खड़ी हुई। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो इसकी आंखों में गौर व फिक्र की झलकियाँ थीं। शैनिला की आमद ने इसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो महसूस कर रही थी कि शैनिला का ताल्लुक भी इन्हीं लोगों से है जिनके लिए राजन काम कर रहा था। सोफिया को गुज़श्ता रात का वाक़या अच्छी तरह याद था, जब राजन ने इसके मेज़ के करीब आकर आहिस्ता से स्या रात कहा था। राजन से ये हरकत गलत फहमी ही की बिना पर हुई थी।
गालिबन इसे शहनीला ही के आने की इतला होगी, लेकिन शहनीला किसी वजह से एक दिन लेट हो गई। राजन इसे पहचानता ना होगा, इसलिए सोफिया को ही शहनीला समझ बैठा। लेकिन अब वही लड़की आ चुकी थी जिसका राजन को इंतज़ार था। गालिबन इन दोनों ने खुफिया अल्फाज ही के ज़रिए एक दूसरे को शनाख्त किया होगा। अब सवाल ये था कि वो लड़की कौन थी, यहाँ क्यों आई थी, नीज़ ये कि राजन को इसका इंतज़ार क्यों था। शाम 4:30 बजे सोफिया अपने कमरे में रही, फिर वो नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंच गई। वो कॉफ़ी पी रही थी कि राजन और शहनीला हॉल में दाखिल हुए। वो कमरों ही की तरफ से आए थे। उन्होंने सोफिया की मेज़ का रुख किया। शहनीला इस वक्त भी सुर्ख स्कार्फ बांधे हुए थी। वेटर कॉफ़ी ले आया था। सोफिया इन दोनों के लिए भी कॉफ़ी बनाने लगी। इस वक्त राजन ने घड़ी देखी। क्या आपको कहीं जाना है, सोफिया ने पूछा। जाना तो है लेकिन अभी नहीं, 5:30 बजे का प्रोग्राम है। सोफिया को फ़ौरन गुज़श्ता रोज़ का वाक़या याद आ गया। राजन कितनी जल्दी में रुखसत हुआ था। इस वक्त 6 बजे थे और इसके अंदाजे से ज़ाहिर हुआ था कि इसे देर हो गई थी। क्या आज भी इसे वहीं जाना है जहाँ कल गया था? इतनी सर्दी में कहाँ जाएंगे, सोफिया ने कहा। सर्दी? राजन हंसने लगा और फिर कहने लगा, मैं किसी भी किस्म के मौसम को अपने प्रोग्राम पर नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा। गालिबन आप अकेले ही जाएंगे, सोफिया ने कहा और फिर शहनीला की तरफ देखने लगी। जी नहीं, शहनीला ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। दरअसल यहाँ मेरे एक जानने वाले रहते हैं, शहनीला को उन्हीं से मिलाने का प्रोग्राम है, राजन कहने लगा। सोफिया ने सर हिला दिया। वो ज़्यादा कुरेद नहीं करना चाहती थी। ठीक 5:30 बजे राजन उठ खड़ा हुआ और इसके साथ ही शहनीला ने भी कुर्सी छोड़ दी। अच्छा मिस निगार, अब रात के खाने पर मुलाकात होगी, राजन ने कहा। वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। फिर बाहर गए ही थे कि सोफिया ने भी कुर्सी छोड़ दी। स्नाइपर गाजी ने दूरबीन आंखों से लगा रखी थी। इसने दूर तक का जायजा लेकर दूरबीन हाथों से छोड़ दी और वो तस्मों की वजह से इसकी गर्दन से झूलती रह गई। ये ग्लेशियर होटल के एक कमरे की बालकनी थी। होटल का ये कमरा गाजी ने आज ही किराए पर हासिल किया था। इस कमरे की बालकनी से वो मास्टर फीटी की रिहाइशगाह के सदर दरवाजे पर नज़र रख सकता था। गो कि मास्टर फीटी की रिहाइशगाह यहाँ से करीब नहीं थी, लेकिन दूरबीन की मदद से गाजी इस पर नज़र रख सकता था। गुज़श्ता रात के वाक़यात ने गाजी को यकीन दिला दिया था कि गुरीलों से मास्टर फेटी का कोई गहरा ताल्लुक़ है। स्मगलरों ने जो संदूक नहर में फेंके थे, इन्हें निकाला जा चुका था। दोनों संदूकों में दस्ती बम पाए गए थे। जो स्मगलर गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने मास्टर फेटी से अपने ताल्लुक़ का इजहार नहीं किया था। हाँ, इस बात के मोतरफ ज़रूर हुए थे कि दस्ती बम उन्होंने गुरीलों के लिए इंडियन इलाके में स्मगल किए थे। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि कोई संदूक स्मगल आउट भी किया गया था। उन्होंने ये बताने से भी इनकार कर दिया था कि वो दस्ती बमों के संदूक को कहाँ पहुँचाने थे। तहकीक पर यह बात भी साबित हो गई कि वो लोग मछेरे नहीं बल्कि मछेरों के भेस में छापा मार फौजी थे। अब तक के तजर्बे से ये बात साबित हो चुकी थी कि ये छापा मार फौजी बहुत सख्त जान थे। तशद्दुद से इनकी ज़बान नहीं खुलवाई जा सकती थी, इसलिए इन सब को गोली से उड़ाया जा चुका था। दूसरी तरफ शराबी के कातिल से भी पूछगछ जारी थी, लेकिन अभी तक इससे कुछ भी मालूम नहीं हो सका था। वो बार बार यही कहता था कि शराबी को इसने ज़ाती बुग़्ज़ो अनाद की वजह से कत्ल किया था। गाजी को इससे कुछ मालूम करने की तवक्को भी नहीं थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता था कि मास्टर फेटी गुरीलों से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो ताल्लुक़ किस किस्म का है ये इसके फरिश्ते भी नहीं बता सकते थे। शाम हो चुकी थी और घोर और तारीकी फैलने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया था। दूरबीन के शीशों ने 2 मुतहर्रिक धब्बों को वाज़ेह किया जो मास्टर फेटी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। गाजी ने महसूस किया कि इनमें एक औरत थी जिसने अपने सर पर सुर्ख स्कार्फ बांध रखा था। गाजी इस जोड़े को मास्टर फेटी के मकान की तरफ बढ़ते देखता रहा। फिर अचानक ही एक तीसरा इंसानी वजूद भी दूरबीन की जद में आया। ये भी कोई औरत ही थी। गाजी के मुंह से तहैयर ज़्यादा सीटी की आवाज़ निकली, क्योंकि इसने महसूस किया था कि वो औरत इस जोड़े की नज़रों से बचने की कोशिश करती हुई इसका ताक़ुब कर रही थी, और वो गालिबन जोड़ा अपने इस ताक़ुब से बेखबर था। मास्टर फीटी के मकान और ग्लेशियर होटल का दरमियानी फासला इतना था कि दूरबीन के लेंस इन तीनों के चेहरों के नकूश वाज़े करने में नाकाम थे। बहरहाल गाजी इन तीनों की तरफ देखता रहा।
इसके देखते देखते वो जोड़ा मास्टर फीटी के मकान के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। कुछ वक्त दरवाज़ा खुलने में लग गया, फिर वो दोनों अंदर चले गए। दरवाज़ा फिर बंद कर दिया गया। ताकुब करने वाली बाहर ही रह गई थी। वो औरत कौन थी? इसने इस जोड़े का ताकुब क्यों किया था? इस तरह ताकुब करना इस बात की अलामत थी कि वो गिरिलों के खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन गिरिलों के खिलाफ काम करने वाली औरत कौन हो सकती थी? अचानक गाजी को यूं महसूस हुआ जैसे इसके दिल से एक सरगोशी उभरी हो, लेडी ब्लैक। गाजी चौंक कर खड़ा हो गया, लेकिन दूरबीन अब भी इसकी आंखों से लगी हुई थी। वो बार बार दूरबीन के लेंस को हरकत देने लगा, मगर इस औरत के नकूश वाजे ना हो सके। अब वो औरत झील की तरफ जा रही थी। गाजी ने एक ठोकर से कुर्सी एक तरफ सिरकाई और तेज़ी से कमरे में आया। कमरे से निकलकर वो राहदारी में पहुंचा। इसने बड़ी फुर्ती से कमरा मुकफ्फल किया और जीनों की तरफ दौड़ा। होटल से निकलकर वो तेज़ी से रास्ता तय कर रहा था। मास्टर फीटी के मकान तक पहुंचते पहुंचते मुकम्मल तारीकी फैल गई। अब गाजी झील की तरफ बढ़ने लगा। इसने होटल के कमरे की बालकनी से इस औरत को झील की तरफ बढ़ते देखा था। लेडी ब्लैक, वो बुड़बुड़ाने लगा, अगर ये तुम ही हो तो आज बेनकाब हो जाओगी। वो झील के किनारे पहुंच गया। यहाँ चंद एक माहीगीर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस औरत का अता पता नहीं था। गाजी थक हार कर मास्टर फीटी के मकान की तरफ पलटा। अब वो सोच रहा था कि इस जोड़े को ही चेक करे जिसका ताकुब इस औरत ने किया था। वो औरत गाजी के शुबे के मुताबिक लेडी ब्लैक भी हो सकती थी। मास्टर फीटी का मकान तारीकी और सन्नाटे में डूबा हुआ था। गाजी एक जगह आड़ में खड़ा होकर इसके दरवाजे की निगरानी करने लगा। 7:30 बज चुके थे जब मकान का दरवाज़ा खुलता नजर आया। 2 साए बाहर आए, फिर दरवाज़ा बंद हो गया। अब गाजी इनके करीब था, लेकिन अब अंधेरे की वजह से इनके नकूश नहीं देख सकता था। लेकिन इतना तो अंदाज़ा हो सकता था कि वो एक औरत और एक मर्द थे, और गालिबन वही दोनों थे जिनका ताकुब एक नामालूम औरत ने किया था। गाजी ने इनका ताकुब शुरू कर दिया। ताकुब का खात्मा गुलपोश होटल पर हुआ। वो दोनों अंदर चले गए। गाजी बर्फ़ से ढके हुए एक टीले की आड़ से दरवाजे की तरफ देखता रहा, जहाँ होटल का चौकीदार इस गज़ब की सर्दी में भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था। कुछ सोचकर गाजी आगे बढ़ा और चौकीदार के करीब जा रुका। इसने बातों बातों में चौकीदार से मालूम कर लिया कि वो दोनों इसी होटल में रहते थे। सोफिया इस बात से बेखबर थी कि ख़तरा इसके सर पर से गुजर गया है। इसकी लेडी ब्लैक वाली शख्सियत बेनकाब होते होते बाल बाल बची थी। अगर वो थोड़ी देर मास्टर फीटी के मकान के करीब रुकी रहती तो गाजी इसे देख ही लेता। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और साथ में आपसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को आपके सामने लाना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है, और कमेंट्स में पाक आर्मी, पाकिस्तान और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।